2 महीने ही हुए थे रमेश बाबू की शादी की, तब से घर में आई बहू तहलका मचाना शुरू कर दी। रमेश बाबू के माता पिता तो बुरी तरह फंस चुके थे। वह बस अपने बुढ़ापे को लेकर परेशान रहा करते थे। क्या पता आज कि यह शहरी बहू बुढ़ापे में उनका क्या हाल करेगी। हाँ, पूरा का पूरा कसूर तो रमेश बाबू का ही था। शहरी बहू लाना उनका ही सपना था और आज अपना सपना पूरा हो जाने पर भी वो खून के आंसू छलका रहे हैं। ऐसी बहू जो शादी के दूसरे दिन से ही रमेश बाबू के साथ दहेज में लाई बाइक से सिनेमा देखने शहर गई और बेचारी किस्मत फूटी सासू माँ इस बुढ़ापे में खास खास कर चूल्हा फूंकती रही। आज सुबह सुबह ब्यूटी पार्लर जाने को लेकर रमेश बाबू से काफ़ी बहस हुई। बहस के बाद बहू मुंह फुलाकर बैठ गई। परंतु यह रोजाना का था, कभी ब्यूटी पार्लर को लेकर, कभी मॉल को लेकर, सिनेमा हॉल को ही लेकर बहू हमेशा मुंह फुलाए ही रहती। एक दिन की बात है, शहरी बहू की ममेरी बहन की शादी थी। शादी में जाने की पूरी तैयारी शहरी बहू ने कर ली। अब बस उन्हें आईब्रो बनवाने तथा ब्यूटी पार्लर का काम बच गया था, जिनको पूरा करने के लिए वह आज ही दहेज में लाई बाइक से रमेश बाबू के साथ ब्यूटी पार्लर गई। पर आज ब्यूटी पार्लर वाली जल्दी में थी। जल्दी करने के चक्कर में आज वह कुछ ऐसी गलतियां कर दी जो शहरी बहू के लिए बिल्कुल एक बड़े जख्म के समान थे। पहले तो शहरी बहू अपनी भाषा में उस ब्यूटी पार्लर वाली को गालियों से स्नान करवा डाली और पूरे रास्ता रोती रही। वह शादी में भी नहीं गई, सिर्फ बैठकर पूरे दिन रमेश बाबू और उस ब्यूटी पार्लर वाली को कोसती रही। उसी दिन सास बीमार पड़ी हुई थी। जब जाते हुए शहरी बहू वहाँ से गुजरी, लाचार सास बड़े प्यार से बस दवा मेज पर से लाने को बोली। तेजी से बुदबुदाकर शहरी बहू आगे बढ़ गई। तभी उधर से लाठी टेकते हुए बुढ़ा आया और अपनी पत्नी के हालत को देखकर उसकी सेवा में लग गया। इस उम्र में भी बहू के होते हुए वो दोनों एक दूसरे की सेवा खुद कर रहे थे। इस प्रकार शाम को जब शहरी बहू का मिजाज कुछ ठंडा हुआ, वो अपने कमरे में रमेश बाबू के पास गई और बोली, अब एक ब्यूटी पार्लर खोल दो। वैसे भी 5,000 रुपये देकर ब्यूटी पार्लर कोर्स किए हूँ। घबराते हुए रमेश बाबू बोले, मगर अभी घर में पैसे नहीं हैं भला। यह सुनते ही बुदबुदाते हुए शहरी बहू पलंग पर बैठी और बोली, यस यस, क्यों नहीं, मेरे काम के वक्त तुम्हारे पास पैसा ही नहीं रहते। अभी इस बुढ़ा बुढ़िया को कुछ हो जाए तो पैसे बरसने लगते। सर पीटते हुए न जाने किस बात के पाप का प्रायश्चित आज भुगतना पड़ रहा है। पर कहती जा रही हूँ, कर्ज लो, किडनी बेचो या कुछ भी करके मुझे ब्यूटी पार्लर खुलवा दो। बेचारे रमेश बाबू अब सोच में डूब गए। क्या करें, यहाँ माँ के डायबिटीज के लिए इलाज के लिए पैसे ही नहीं और यह ब्यूटी पार्लर खुलवाने की जिद। यह सब चिंता दिमाग में रखकर रमेश बाबू सुबह सुबह ऑफिस जा रहे थे। सामने लाला जी को देखकर और ज़्यादा चिंतित हो गए और मुंह छुपाने लगे। पर लाला जी सामने आए ही गए और बोले, क्यों, 2 महीने से आपके 2 साल हो गए, कब चुकाओगे मेरे पैसे? घर गिरवी रखो या कुछ भी करके इस सप्ताह के अंदर मेरा पैसा लौटा दो। लाला जी के इस फैसले को सुनकर रमेश बाबू गिड़गिड़ाने लगे और अपने समस्या बताएं। लाला जी अपने दयालु स्वभाव के कारण रमेश बाबू को 1 महीने का और समय दे दिया। साथ में काफ़ी विनती करने पर 2,000 भी दे दिए। पैसा लेने के बाद रमेश बाबू ब्यूटी पार्लर खोल बाद ही यह सोचते हुए कि ब्यूटी पार्लर की कमाई से लाला जी का कर्ज चुका देंगे और माँ के डायबिटीज का इलाज भी करवा देंगे। यह सोचकर रमेश बाबू कुछ निश्चिंत हुए। पर सप्ताह के अंदर शहरी बहू की करामतें बढ़ गई। ब्यूटी पार्लर का सारा सामान शहरी बहू द्वारा ही खत्म हो जाता, कमाई हो ही नहीं पाती थी। रमेश बाबू एक दिन अपनी माँ के पास गए और एक बेसहारा बच्चे की तरह रोते हुए बोले, माँ, मैं क्या करूँ, जीवन की सबसे बड़ी गलती मुझसे हो गई। न मैं शहरी लड़की से शादी करता और न ही यह दिन आता। आज मैं एक ऐसा बेबस बेटा बन चुका हूँ जो अपनी माँ का इलाज तक
नहीं करवा सकता। रमेश बाबू को सीने से लगाते हुए उसकी माँ बोली, बेटा मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, तुम गलत समझ रहे हो। हमारी बहू हीरा है, तुम मेरे और पिताजी की फिक्र मत करो, बस हमारी शहरी बहू को खुश रखो। बाकी हम काफ़ी खुशकिस्मत हैं कि हम एक शहरी बहू की सास हैं। रमेश बाबू की माँ का दिल तो रो रहा था, पर माँ ऐसी ही होती है, बच्चों की खुशी के लिए अपना परवाह नहीं करती। इस प्रकार रमेश बाबू माँ की बातों से समझ नहीं पा रहे थे। वह बार बार यही सोच रहे थे, कितना फ़र्क होता है ना माँ और पत्नी में, पर करे भी तो क्या। यह शहरी बहू तो रमेश बाबू का ही सपना था। माँ के समझाने पर रमेश बाबू कमरे में आकर लेट गए। लेट होने के कुछ देर बाद ही कमरे में साड़ी बांधकर शहरी बहू कुछ ऐसे चिल्लाते हुए अंदर आई, पापा चाय कमरे में लेते आइए। फिर रमेश बाबू को देखकर बोली, अरे मत पूछो, खुलवाने का तो मैंने ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया, बट इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है कि चाय पीने की फुर्सत नहीं है। शहरी बहू हाव भाव देखकर बोली जा रही थी। रमेश बाबू पूरी तरह से अपना ध्यान वहाँ से हटा रखे थे। एक बार शहरी बहू रमेश बाबू की तरफ नज़र डाली और बोली, आजी कुछ याद भी है आपको, कल 7 जून है। झुकते हुए रमेश बाबू बोले, हाँ हाँ, उस दिन को, जीवन की सबसे बड़ी गलती वाले दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। उसी दिन से तो मेरे सुखों का अंत हो गया। देखते हुए शहरी बहू बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसे कि मेरे अच्छे दिन आ गए। लेकिन अगर तुमने कल मैरिज डे नहीं मनाया तो मैं डैड को कॉल करके तुम्हारी बात बता दूंगी, फिर जाकर जेल की चक्की पीसना। इतने में रमेश बाबूजी चाय लेकर आए। शहरी बहू चाय लेकर चस्का लगाने लगी। बेचारे रमेश बाबू शर्म से सर झुका लिए। तभी रमेश बाबू के पिताजी बोले, बेटा राशन का सामान खत्म हो गया, ला देना। एक कागज़ निकालते हुए, और तुम्हारी माँ की दवा भी खत्म हो चुकी है, यह रही लिस्ट। एक आश्चर्य भरी निगाहों से शहरी बहू बूढ़े की तरफ देखी और बोली, नो पापा, कल हमारा मैरिज डे है, आज एक पैसे की भी खर्च नहीं होनी चाहिए। वैसे भी कौन सा मेडिसिन खाकर माँ जवान हो जाएंगी, और पैसा नाला में ही जाएगा। इतनी सारी बातें सुनने के बाद फिर रमेश बाबू की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। वो चुपचाप चले गए। कल मैरिज वाले दिन सुबह सुबह शहरी बहू नहा धोकर महंगी वाली नई लहंगा पहनी और आशीर्वाद लेने जब सासू माँ के पास गई तो बोली, माँ जी आज मेरी बड़ी बड़ी फ्रेंड दूर दूर से आ रही हैं, और वह कहीं आप दोनों की इस हालत को देखकर मुझे छोटा ना समझे बैठे। अच्छा होगा आप दोनों पार्टी में ना हो। बुढ़ा बुढ़िया को काफ़ी दुख हुआ, पर वो रमेश बाबू के कारण हाँ बोल दिए। शाम को पार्टी रखा गया। पार्टी तो पूरी तरह किसी राजसी पार्टी की तरह लग रही थी। शहरी बहू की बड़ी बड़ी दूर दूर की फ्रेंड भी आई थी। शहरी बहू रमेश बाबू के हाथ में हाथ डाले अपनी पूरी फ्रेंड से उन्हें मिलवा रही थी। लगभग 2 घंटे से मिलवाने पर भी अभी कुछ फ्रेंड बाकी ही थे कि रमेश बाबू शहरी बहू को दूसरी तरफ खींचते हुए बोले, बस करो यह दोस्ती मिलन, बताओ माँ पिताजी नहीं आए। रमेश बाबू के मुंह पर हाथ रखते हुए शहरी बहू बोली, जरा धीरे बोलो, मेरी कोई फ्रेंड नहीं जानती कि मेरी सास ससुर भी हैं। मैं उन लोगों को कमरे में बंद कर रखा है। हाँ, बाहर बुलाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं खाना भिजवा दूंगी, पर आप जरा इस गूंगी वाले शक्ल पे मुस्कान लाकर घूमिए। कहते हुए शहरी बहू बातें करने में लग गई दोस्तों के साथ। पार्टी में खूब शराब सिगरेट पी, परंतु रमेश बाबू को इन सब चीज़ों से नफरत था। वह यह सब देख देख कर जल रहे थे। पूरे पार्टी में उन्हें बस माँ पिताजी की चिंता थी, पर उन्हें यह भी नहीं पता था कि आखिर वो दोनों किस कमरे में हैं। शहरी बहू के पास जाते तो वह फटका कर बोलने लग जाती। इस प्रकार पार्टी वाले रात बूढ़ा बुढ़िया भूखे छटपटाते रहे। अगले दिन जब रमेश बाबू ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में लाला जी मिल गए और पैसा मांगने लगे। काफ़ी भला बुरा भी बोले। इस बार लाला जी इतना ज़्यादा बोलने लगे कि बात बेचारे सीधे साधे रमेश बाबू के सीने में जा लगी। घर आते आते वो सीधे शहरी बहू पर बरस पड़े और बोले, देखिए व्यर्थ ही यह ब्यूटी पार्लर खोला गया, एक पैसा नहीं आया। अरे थोड़ा सा भी उस बूढ़ी माँ के बारे में सोचो, कितनी दर्द देती हो
तुम उन्हें? अभी रमेश बाबू बोल ही रहे थे कि शहरी बहू के लिए चाय लिए आई बुढ़िया ये सब सुन ली। सबसे ज़्यादा दुख उसे तब हुआ जब रमेश बाबू ने आत्महत्या करने वाली बात कह डाली। वह चाय वापस लेकर चली गई और कमरे में काफ़ी रोई। अगले दिन रमेश बाबू ऑफिस जाते वक्त काफ़ी डर रहे थे कि रास्ते में कहीं फिर लाला जी ना मिल जाए। हाँ, हुआ भी यही। रमेश बाबू का डर एकदम सही था। रास्ते में लाला जी मिल गए। इस बार वह रमेश बाबू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। रमेश बाबू काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज पूरे दिन ऑफिस में वह इसी बात को सोचते रहे और शाम को जब घर लौटे तो पिताजी को परेशान देखकर डर गए और बोले, क्या हुआ पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? बुढ़ापे के सितम से हकलाते हुए बूढ़ा बोला, बेटा पूरे दिन साथ रहने वाली न जाने आज तुम्हारी माँ कहाँ चली गई है। एकाएक दरवाजे पर घंटी बजी। शहरी बहू छमछमाते हुए दरवाज़ा खोली। दरवाजे पर डॉक्टर हाथ में बक्सा लिए खड़े थे। रमेश बाबू को देखते ही डॉक्टर बोले, आप ही रमेश बाबू है ना? शायद आप ही की माँ ने अपना दोनों किडनी बेचने आई थी, पर उनका किडनी खराब होने की वजह से नहीं लिया गया, इसी कारण उन्होंने अपना दिल बेच दिया। क्या ज़रूरत थी उस बूढ़ी माँ के बिके हुए दिल की कीमत लेने की? या लीजिए माँ के बिके हुए दिल की कीमत। शहरी बहू आकर झट से बक्सा थाम ली। बूढ़ा बेचारा ये सुनते ही जमीन पर बिखर गया। रमेश बाबू की अंतरात्मा भी उन्हें धिक्कारने लगी। वह सीधा दौड़ते हुए एम्बुलेंस की तरफ दौड़े। एम्बुलेंस के अंदर माँ को इस प्रकार देखकर फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा लग रहा था मानो रमेश बाबू की माँ चिंता मुक्त होकर सो रही हैं। रमेश बाबू रोते रोते माँ को निहार रहे थे। एकाएक रमेश बाबू के एकाग्रता को डॉक्टर ने भंग करते हुए बोले, आपकी माँ ने आपके नाम एक चिट्ठी लिखवाई है, लीजिए। रमेश बाबू चिट्ठी खोलते हुए पढ़ने लगे। उसमें कुछ ऐसा लिखा था, बेटा माँ होने के कारण तुम्हारे दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए। देखती आ रही हूँ जब से शादी हुई है तुम हमेशा उदास रहा करते हो। न जाने किसने मेरे बच्चे की हंसी चुरा ली है। आखिरी बार मुस्कुराकर एक मुस्कान दिखला देना। बेटा मैंने लाला जी को पैसे भिजवा दिया है, बाकी पैसे से खुश रहना। मेरी अनुपस्थिति में थोड़ा पिताजी का ख्याल रखना। तुम्हारी माँ। पत्र पढ़ने के बाद रमेश बाबू बच्चों की तरह बिलख कर रोना लगे। इसी समय मुझे कहावत याद आ जाती है, किसी की उपस्थिति में मन भाता नहीं और जाने पर मन पछताने लगता है। ठीक इसी वक्त रमेश बाबू के साथ यही हो रहा था और इधर शहरी बहू कमरे में आराम कर रही थी। पूरा गांव वाले रमेश बाबू और शहरी बहू पर हंस रहे थे। किसी प्रकार विधि विधान से रमेश बाबू अपनी माँ का देह संस्कार कर दिया। आज लगभग रमेश बाबू के माँ के गुजरे महीनों बीत गए। माँ के जाने के बाद रमेश बाबू के घर से मानो लक्ष्मी जी की विदाई हो गई। शहरी बहू पूरा घर सर पर उठा ली थी। एक दिन मौका पाते ही रमेश बाबू पिताजी के साथ घर से निकल गए। रमेश बाबू अब अपने पिताजी के साथ शहरी बहू को एक बुरा सपना समझ उसके यादों से काफ़ी दूर चली आई। परंतु अनजान शहर में उनका न कोई परिचित था, न ही उतने पैसे। घर से तो वह केवल जान लेकर भागे थे। मुंबई की सड़क पर वह भी उन लाखों लोगों के बीच यहाँ ठिकाने के बारे में सोच रहे थे। दोनों के चेहरे पर काफ़ी उदासी और शिकन था। थोड़ी देर में थक हार कर वो दोनों फुटपाथ के किनारे बैठ गए। एकाएक रमेश बाबू का ध्यान सामने से आ रही खूबसूरत मॉडल किसी शहरी लड़की पर पड़ी। वह लड़की रमेश बाबू की तरफ ही आ रही थी। शहरी लड़की को इस तरह अपने ओर आते देख उन्हें शहरी बहू की यादें ताज़ा हो गई। दोनों वहाँ से निकलना ही चाहते थे कि वह मॉडल लड़की उन्हें रोकते हुए बोली, आप दोनों इस शहर में नए लगते हो और शायद आप ठिकाने की खोज में भटक रहे हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। यह सुनते ही रमेश बाबू के पिताजी डर गए और रमेश बाबू के कान में फुसफुसाते हुए बोले, बेटा अब मैं थक चुका हूँ, दोबारा से अब मैं वही पुरानी नरक वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। जीवन में अभी कुछ ही पल तो बाकी है, उसे मैं बस तेरे साथ शांतिपूर्वक बिताना चाहता हूँ। अपने पिता की इस तरह रुहा से भरी आवाज़ सुनकर रमेश बाबू की आंखें भर आई। वह मॉडल लड़की को बिना कुछ जवाब देते हुए अपने पिताजी का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ गए कि दोबारा से वह मॉडल लड़की सामने आकर रमेश बाबू को रोकते हुए बोली, देखिए मेरा नाम तारा है, मैं आप लोगों के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। बस एक एनजीओ चलाती हूँ, इसीलिए
हर एक बेसहारा लोगों की मदद करना चाहती हूँ। वैसे भी आप दोनों को ठिकाने के लिए किसी न किसी की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। तारा की बात दोनों को ठीक ही लगी। वो दोनों तैयार हो गए और तारा के साथ उनके घर पहुँचे। तारा रमेश बाबू और उसके पिताजी को बहुत अच्छे से ख्याल रखती। धोखे से भी कभी वह कोई बात रमेश बाबू और उनके पिताजी को न चुभने का ख्याल रखती। एक दिन रमेश बाबू को खाना खिलाकर तारा चुपचाप जाकर बाहर झूले पर बैठ गई। खाना समाप्त करने के बाद रमेश बाबू बाहर निकले तो तारा जैसी चुलबुली लड़की को इस प्रकार उदास देखकर उनके पास गए और बोले, तारा, सबके चेहरे की सिकन दूर करने वाली फरिश्ता आज स्वयं इतनी उदास क्यों है? तारा के आंख आंसू से भरे थे। वह निगाहें छुपाते हुए बोली, आपको पता है मेरे एनजीओ में इतने सारे बच्चे हैं मेरे साथ, फिर भी एक खास व्यक्ति की कमी हमेशा मुझे खलती रहती है। हाँ, मैं मैरिड हूँ, पर एक कठोर लड़की ने मेरे पति को मुझसे दूर कर रखा है। खैर, अब शायद वह वापस आ भी ना पाए। आंसू पोंछते हुए, किंतु आप अकेला इस अनजान शहर में आने की वजह? हंसते हुए रमेश बाबू बोले, आप खास व्यक्ति के लिए तड़प रही हो और मैं उस खास व्यक्ति को त्याग कर आया हूँ। उसके बाद रमेश बाबू सारी कहानी तारा को बता दिए। हाँ, और उसी के बाद मैं सारी शहरी लड़कियों को गलत समझ बैठा था, पर आपसे मिलने के बाद मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। दोनों आज एक दूसरे से अपना दुख बांटकर अपने मन को शांत किए। कुछ दिन बाद तारा अब अपने एनजीओ में रमेश बाबू को भी हिस्सा बना ली। इस प्रकार महीनों बीत गए। तीनों अब अपने अपने पुराने दर्द भूल ही रहे थे। अचानक एक दिन रमेश बाबू एनजीओ के बच्चों के साथ खेल रहे थे, तभी किसी ने पुकारा, क्या कभी अपने बच्चे की याद नहीं आती? चौंकते हुए रमेश बाबू मुड़े तो पीछे शहरी बहू खड़ी थी, पर आज उसकी आंखों में पश्चाताप और तेवर में बदलाव दिख रहे थे। फिर भी चुपचाप रमेश बाबू आगे की तरफ बढ़ने लगे। गिड़गिड़ाती हुई शहरी बहू आगे बढ़ी। एकाएक उसे चक्कर आ गया और वह वहीं गिर पड़ी। भोले भाले रमेश बाबू उसे छोड़कर जा ना पाए और उसे तारा और पिताजी के पास ले गए। रमेश बाबू को शहरी बहू के साथ देखते ही तारा घबरा गई और बोली, आप इस लड़की को कैसे जानते हैं? वही तो तारा जी, आप इसे कैसे जानती हो? यही मेरी पत्नी थी। चौंकती हुई तारा बोली, व्हाट, यह आपकी पत्नी है? कभी यह मेरी अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी और यही वह फ्रेंड बाद में मेरे पति को मुझसे छीन ली। कहते हुए तारा के आंसू निकल आए। इतने में शहरी बहू को होश आ गया। वह तारा को देखकर घबराते हुए उठ गई और बोली, आप सब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तारा, मैंने तुम्हारे साथ भी काफ़ी गलत की। राजू के प्यार में मैं काफ़ी अंधी और स्वार्थी हो चुकी थी। राजू को पाने के लिए ही मैंने बुरा व्यवहार की ताकि अपने पति और अपने परिवार को खुद से दूर कर सकूं। पर मैं यह भूल चुकी थी कि राजू तो तुम्हारा प्यार है और आखिर एक तरफा प्यार कब तक निभाती। मैंने तेरी अमानत को संभाल कर रखा है, पर एक मौका तो आप दे ही सकते हो नए रिश्ते को शुरू करने के लिए। एकाएक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तारा जाकर दरवाज़ा खोली तो सामने राजू को देखते ही उसके गले लिपट फूट कर रोने लगी। यह सब देख पास खड़े रमेश बाबू के पिताजी बोले, अब हमारी बहू को गलती का एहसास हो गया और हमारी नई बेटी को भी उसका पति मिल गया, यानी सब कुछ एकदम ठीक हो गया। अब मेरे बच्चों, एक दूसरे के गुनाह को भुलाकर साथ रहो और मुझे भी शांतिपूर्वक तीर्थ यात्रा जाने दो। बस यह सुनते ही रमेश बाबू शहरी बाबू को गले से लगा लिया। लेकिन दोस्तों, रमेश बाबू जितने भी पाप के भागीदार बने होंगे, वह एक के कारण, एक स्त्री के कारण माँ पिता के सेवा से वंचित रह गए और उनका जीवन नरक बन गया। अतः माता पिता को अपने बेटियों को इस तरह शिक्षा देना चाहिए ताकि वह किसी के घर को संभाले, शहरी बहू की तरह बिगाड़े नहीं। खैर दोस्तों, कहानी में सब भूल कर माफ कर एक हो गए, लेकिन दोस्तों असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए सब एक दूसरे को अपना समझकर साथ में प्यार से रहें। इसलिए लोग कहते हैं कि एक औरत चाहे घर बना दे, चाहे तो बिगाड़ दे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।